प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस एक और बायोलॉजी दिल से के ज़बरदस्त वीडियो में। पिछले वीडियो में मुझे पूरी उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। वैसे मुझे भी पता चला ही है कि आप सबको अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं आप सबके, बहुत सारा प्यार मिला है आप सबका। लेकिन ये भी एक बात है कि उसमें बहुत सारे सवाल भी पूछे गए हैं जिनके जवाब मैं अब तक आप लोगों को नहीं दिया हूँ। और मैंने कहा था कि अगले वीडियोस में हम ऐसे और जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात दरअसल ये है कि टॉपिक अपने आप में काफ़ी बड़ा है, तो अगर मैं उन क्वेश्चन आंसर्स को भी इसी लेक्चर में ले लूँगा तो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसका हमने एक सॉल्यूशन सोचा है, और वो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है कि आप इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर जाकर के सेक्स एजू लिखें, ऐसे सेक्स एजुकेशन लिखें, और जो है अगर चाहें तो राहुल सर लिख करके अपने जो भी कमेंट्स या जो अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो उन कमेंट्स में लिखें। तो हम क्या करेंगे, जो टीम है उन क्वेश्चंस को सबको इकट्ठा कर लेगी, ऐसा जिस पे भी लिखा हुआ होगा उसके आगे क्वेश्चन होगा, उन क्वेश्चंस को इकट्ठा कर लेंगे और उन क्वेश्चंस के लिए एक अलग से बाद में वीडियो बना देंगे, ताकि आप सबके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएं और अपना यहाँ पर भी टाइम बच जाए। तो आज का टॉपिक अपन शुरू कर लेते हैं इसके बाद जल्दी से, और ये टॉपिक है मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसा कि उम्मीद ही थी। तो सबसे पहले यहाँ पर भी अपन वैसे ही करेंगे जैसा अपन हर वीडियो में करते हैं। सबसे पहले चित्र बनाना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम वाइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा नहीं पूछेगा आपसे, ऐसे नहीं बोलेगा एग्जाम में कि मादा जनन तंत्र का चित्र भी बनाइए और पूरी तरह से व्याख्या भी कीजिए। हाँ, लेकिन आप ये बात नोटिस करोगे कि सिर्फ यूं पूछ सकता है चित्र बना के दिखाओ, या टॉपिक के अंदर जो अपन पढ़ेंगे ना तो उनमें छोटे छोटे एक आध दो नंबर के क्वेश्चंस पूछेगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन चित्र बनाना सीख रहे हैं, और उसके लिए मैंने यहाँ पर स्टेप्स लिख दिए हैं, क्योंकि ये वाला चित्र जो है ना वो नर जनन तंत्र वाले चित्र से थोड़ा सा बनाने में मुश्किल है। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, एक खाली पेज लो, एक दो कलर्स ले लो अपने साथ में, नहीं तो भी तो पेंसिल रबड़ लो और बनाना चालू करो। तो सबसे पहले अपन को बनाना है एक टी के जैसा शेप। ये शेप दिख रहा है आपको? टी है या कील जैसा एक शेप कह सकते हो इसको आप। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर की लाइन बना रहे हैं कुछ इस तरह से, मतलब सीधी लाइन नहीं खींच रहे, थोड़ा ऐसे कर्व्स बना के या झुर्रियां दे करके इस लाइन को बना रहे हैं अपन। फिर अब क्या करेंगे, नीचे का स्ट्रक्चर बनाने के लिए थोड़ा ऐसे तिरछा आएंगे और फिर जो है सीधा नीचे की तरफ इसको मोड़ के ले जाएंगे। और सेम हमें यहाँ से करना है कि थोड़ा सा इस तरह से तिरछा आएंगे और फिर नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे। ठीक है, अब इस शेप को जो है हमें डबल भी करना है, तो अंदर से ही मैं इस तरह से और लाइन बना करके जो है इसको डबल बना रहा हूँ शेप को, और यहां से भी सेम चीज मैं कर रहा हूं। और अब इसके बाद आप सेकंड स्टेप में देखोगे तो हमें तीन कर्व बनाने, तीन सी के जैसे शेप बनाने। तो सी मतलब एग्जैक्टली सी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही है, आप समझिए। तो एक हमें यहाँ ऐसा शेप बनाना है, एक शेप हमें ऐसा यहाँ बनाना है, और एक हमें ऐसा शेप जो है यहाँ बनाना है, इस तरह से। अब थर्ड स्टेप आप देखोगे तो हमें एक अवतल लेंस बनाना है। आप सोचोगे सर यहाँ कहाँ फिजिक्स आप लेकर के आ गए बीच में, तो कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से लाइन लेनी है, थोड़ा ऊपर जाना है और उसको ऐसे करके एक अवतल लेंस की तरह नीचे छोड़ देना है, इस तरह से। तो अब आप सोचोगे सर अवतल लेंस कहाँ है ये? अरे देखो, अगर ऊपर से एक लाइन सीधी खींच दो और नीचे से ऐसे खींच दो तो अवतल लेंस हो गया ना, तो इसलिए मैंने इसको अवतल लेंस जैसा शेप नाम दिया। अब अगले स्टेप में देखोगे तो हमें अवतल लेंस की आउटलाइन करनी है, इसी लेंस की। तो ये जो लाइन हम यहाँ ला रहे हैं ना ब्लू वाली, इसी को ही थोड़ा ऐसे टर्न दे करके इसके साथ साथ लाते हुए और हमें ये छोड़ देना है। तो यहाँ पे भी सेम टर्न दिया थोड़ा सा, और एक सीधी लाइन बना करके इसको यहाँ छोड़ दिया, इस तरह से। और अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, दो उल्टे यू जैसे पाइप बनाने हैं। अच्छा, कहाँ बनाने हैं? तो वो देखो आप, दो उल्टे यू जैसे पाइप हमें यहीं बनाने हैं, बहुत छोटे से ही बनेंगे ये,
कुछ इस तरह के, और थोड़ा आगे ऐसे डिजाइन वाला शेप है, और सेम हमें ऐसे शेप यहां पर भी बनाने हैं, कुछ ऐसे। अब जो है अगले स्टेप में अपन देखेंगे कि हमें ये जो ओवरीज बनानी है 2। अभी मैंने यहाँ लिखा है कि ओवरीज बादाम के आकार की हैं, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ये ओवरी क्या है, अंडाशय क्या है, बताएंगे आपको। बस अभी आप क्या करो, यहाँ पर ऐसे 2 ऐसे शेप बना दो, और इन शेप्स को, ये जो छोटे से बादाम जैसे है ना, इनको यहां जोड़ दो बस, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा एक बेसिक जो है चित्र तैयार हो गया, किसका, मादा जनन तंत्र का। तो अब यहाँ देखो, इनका नाम दे देते हैं जल्दी, क्या क्या कौन सी चीजें हैं, इस पर ध्यान मत दो, स्टेप्स का काम खत्म। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये जो है, ये कहलाते हैं, लाल वाले जो पार्ट्स हैं इनको हम लोग कहते हैं अंडाशय या ओवरी इंग्लिश में। ये वही जगह है जहां पर जो है अंड कोशिकाएं होती है ना, एक महिला में, एक स्त्री में, वो इकट्ठी होती हैं। और ये कब से होती हैं वो भी बताता हूं मैं आपको अभी। और ये अंड कोशिकाएं जो हैं आगे जाती हैं यहाँ से इस पाइप में से, और इस पाइप को जो है हमने नाम दे रखा है, इसके 2-3 नाम हैं, मैं आपको सारे बताता हूँ। इसका एक नाम हिंदी में तो जो हमें ध्यान रखना है वो है अंडवाहिनी। अंड कोशिका को जो लेकर के जाती है वो, जैसे बाल वाहिनी होती है ना, अपने जो बस होती है, तो बस बच्चों को लेके जाती है तो इसलिए बाल वाहिनी बोलते हैं, इसको बोल रहे हैं अंडवाहिनी। अच्छा ठीक है, तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, एक नाम तो इसका होता है ओविडक्ट, और एक और नाम होता है इसका, वो इंटरेस्टिंग नाम है, ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये हिंदी में भी लिखा जाता है फैलोपियन ट्यूब। और उसके बाद जो है हमारे पास में एक यहाँ पे ये आकृति है, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट आकृति है, हम लोग बोलते हैं गर्भाशय, और गर्भाशय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रस। ठीक है, यूट्रस इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में हमारे पास में है यहाँ पर ये जो हमने ये लेंस बनाया था ना, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, तो ये आकृति यहाँ पर है, इसको कहते हैं हम लोग ग्रीवा, या इसको बोलते हैं सर्विक्स। तो मैं सर्विक्स भी लिख देता हूँ इंग्लिश में, CERVIX, सर्विक्स। अब ये ग्रीवा से भी आगे जो है ये वाला जो रास्ता है, इसको हम लोग बोलते हैं योनि, या इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वजाइना। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख देता हूँ वजाइना। एग्जाम में आप क्या करेंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे कि चित्र, और ये चित्र किस चीज का है, तो चित्र जिसका है उसका नाम लिख देंगे आपकी मादा जनन तंत्र। तो ये मैं नहीं लिख रहा अभी, आप लिख देना अपने आप। तो चित्र बना लो, फिर बढ़ते हैं उसके अपन आगे। तो देखो, सबसे पहले हम जो समझना शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं अंडाशय से या ओवरी से। जैसे कि नर जनन तंत्र जब अपन समझ रहे थे तो वहां पर अपन ने समझना शुरू किया था वृषण से। वृषण क्या है, टेस्टीज जिसको बोलते हैं ना, बॉल जो अपन ने समझे थे 2, उनको। अब यहाँ क्या है, अंडाशय में क्या बन रही है, अंड कोशिका। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर क्या है, स्त्री के शरीर में, किसी भी फीमेल के शरीर में, कि जब वो महिला पैदा होती है ना, तो पैदा होने से लेकर के ही उनकी जो ओवरी है, जो अंडाशय है, उसमें बहुत सारी, हजारों के आसपास जो है अंड कोशिकाएं मौजूद होती हैं पहले से। लेकिन है ना, आप यूं समझो कि मैच्योर नहीं होती, परिपक्व नहीं होती। क्लियर है? तो यहां पे अंड कोशिकाएं हैं, तो ओवरी का एक काम क्या हो गया, अंडाशय का एक काम क्या हो गया, अंड कोशिकाओं को अपने अंदर रखना, क्योंकि वो बनी भी तो बचपन से ही है। अच्छा ठीक है, फिर वो अंड कोशिका या जो एग सेल है वो कब निकलेगी बाहर, तो जब हमने पढ़ा था क्या, किशोरावस्था की आयु आ जाती है। तो किशोरावस्था या जो प्यूबर्टी है, उसमें वो अंड कोशिकाएं एक तरह से मान लीजिए परिपक्व होने लगेंगी, और हर महीने में 2 अगर अंडाशय हैं
तो इनमें से प्रत्येक में से जो एक है वो एक अंड कोशिका को बाहर निकालेगा। अच्छा, वो अंड कोशिका अब जब बड़ी हो जाएगी या बाहर निकलने लायक हो जाएगी तो उसको ले जाने के लिए आगे हमारे पास एक पाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं अंडवाहिनी, या किताब में आप चित्र में देखोगे तो अंडवाहिका भी लिखा हुआ है, एक ही बात है, अंडवाहिका। तो अंडवाहिका में वो यहां से वो आगे जाती है। तो अभी जो दोनों ट्यूब है, अंडवाहिका एक कोई हम फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी बोलते हैं, तो ये जो दोनों ट्यूब हैं ये आगे जाकर के एक थैलीनुमा आकृति बनाते हैं, थैलीनुमा आकार बनाते हैं, आकृति बनाते हैं। आकृति से एक और बात मेरे को ध्यान आई कि यहाँ पे ये जो ओवरी है ना, ये अंडाशय जो है, इनकी आकृति जो है, आकृति, आकार नहीं, आकृति बादाम की जैसी होती है शेप में। वैसे अभी दिख नहीं रहा होगा आपको ऐसे, लेकिन असल में तो बादाम की जैसी होती है। तो अब ये जब आगे आते हैं तो ये एक कैसा इलास्टिक बैग बनाते हैं। इलास्टिक बैग मतलब थोड़ा लचीली आकृति वाला बनाते हैं। और ये जो थैली है ये पूरी की पूरी, ये क्या कहलाती है? गर्भाशय कहलाती है या यूटेरस कहलाती है इंग्लिश में। अच्छा, अभी क्या, तो इस गर्भाशय में जो भ्रूण है ना, एम्ब्रियो या फीटस आप जिसको कह रहे हो, या एक जो छोटा बच्चा है जो बाद में पैदा होगा, वो यहां पर आके रहता है इस जगह पे। तो ये लचीली क्यों है? छोटी सी होती है और ये बड़ी हो जाती है, इसलिए बोल रहे हैं कि लचीली आकृति बनाती है। और अब थोड़ा हम और भागों को भी समझते हैं। जब पुरुष के साथ में कोई जो स्त्री है वो शारीरिक संबंध स्थापित करती है, तो जो शुक्राणु है, शुक्राणु बोले तो स्पर्म सेल अपन ने समझे थे, वो यहां पर आके कहीं स्थापित होते हैं। ये समझे थे ना अपन ने, वो पूंछ होती है और आगे टोपी होती है शुक्राणुओं की, तो यहां पे कहीं पर आकर के स्थापित हो जाते हैं, हजारों लाखों। और फिर यहां से वो आगे गति करना शुरू करते हैं इस तरह से। और अगर मान लीजिए उसी समय जो हमारी अंडाशय है, जो अंडाशय है, वहां से अगर अंड कोशिका निकली है और अंड कोशिका यहां कहीं पर है फैलोपियन ट्यूब में या अंडवाहिका में, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि वो जो स्पर्म सेल है या जो शुक्राणु है वो जाकर के उस अंड कोशिका से यहां पर कहीं पर मिल जाता है। ये भी मैं आपको चित्र दिखा रहा हूं साथ साथ में एक, उस चित्र में हमें दिन भी बताए गए हैं कि पहले दिन यदि मान लीजिए यहां पर शुक्राणु और जो अंड कोशिका है वो मिल रहे हैं, फिर दूसरे दिन वो कहां पहुंच रहे हैं और कितना विभाजन हो रहा है लगभग उनमें, फिर तीसरे दिन वो कहां तक पहुंच रहे हैं, फिर चौथे दिन आकर के कहां पहुंच रहे हैं, पांचवें दिन आकर के कहां पहुंच रहे हैं। अब हमें पता है कि जब शुक्राणु और जो मादा जनन कोशिका है या जो अंड कोशिका है वो दोनों जुड़ते हैं तो संलयन होकर के, फ्यूजन होकर के क्या बनता है, एक युग्मनज बनता है या जायगोट बनता है। मतलब एक कोशिका बन जाती है, आधा वो है आधा वो है, वो दोनों जुड़ करके एक पूरी कोशिका बनाते हैं। अब वो जो युग्मनज है ना वो डिवाइड होने लग जाता है, डिवाइड होने लग जाता है, मतलब एक से दो होने लग जाएंगे, 2 से 4 कोशिकाएं होंगी, 4 से 8 होंगी, 8 से 16 होंगी, तो वो यहीं पर डिवाइड होना कहीं शुरू कर देता है और यहां से होते 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 वो यहां पहुंचता है। कहां पहुंचता है? गर्भाशय में पहुंचता है। तो गर्भाशय में अब जो एक माता का शरीर है ना, बहुत ही कमाल का बना हुआ है। तो एक माँ का शरीर इस तरह से बना हुआ होता है कि वो एक बच्चे को अपने अंदर धारण करेगा। तो वो जब धारण करेगा तो वो इसकी तैयारी बहुत पहले से ही करने लग जाता है। जब किशोरावस्था शुरू होती है ना, तो उस समय महिलाओं के शरीर में क्या होता है, ये जो हमारा गर्भाशय है ना, यहाँ पर एक उत्तक बनता है। अब मैं थोड़ा डैश डैश ही बना रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बना रहा है यहाँ पे। और उस उत्तक को हम लोग बोलते हैं, उस उत्तक को हम लोग बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको, प्लेसेंटा। इसको इंग्लिश में भी प्लेसेंटा ही बोलते हैं और हिंदी में भी प्लेसेंटा ही बोलते हैं। तो प्लेसेंटा, अब ये जो प्लेसेंटा है ये बहुत ज़्यादा भरपूर ऊर्जा से और रुधिर से और जो भी ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है उन सब से पूरा होता है। अब समझना, देखो क्या होगा कि यहाँ पे वो जो भ्रूण है जिसको हम एम्ब्रियो चलिए कह रहे हैं, वो धंस जाएगा गर्भाशय की दीवार में।
इस दीवार में आके रुक जाएगा। इसको ये पता चल जाता है कि जो दोनों कोशिकाएं हैं वो मिल चुकी हैं और भ्रूण जो है उसका निर्माण होना शुरू हो गया है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो प्लेसेंटा ये एक डिस्क के जैसा उत्तक है, और इसके भ्रूण की तरफ, ये जो भ्रूण की तरफ हमने यहाँ बना रखा है, मान लीजिए यहाँ बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, विलाय। वैसे हमारी किताब में लिखा है हमें प्रवर्ध, या वैसे क्या होते हैं, विलाय। अब ये विलाय क्या करते हैं, दूसरी तरफ से जहां पर क्या मौजूद है, ब्लड स्पेसेस मौजूद हैं, या रक्त से भरे हुए आप यूं समझिए पैकेट्स, जिनमें क्या होगा, ग्लूकोज भी होगा या बाकी भी काफी सारी चीजें होंगी, वो सब मौजूद हैं। तो वो एक तरफ से दूसरी तरफ किसको मिल रहे हैं, यहाँ पे जो भ्रूण बन रहा है, जो 2 से 4 कोशिका हो रही है, 4 से 8 हो रही है, 8 से बढ़ती जा रही है, और वो एक बच्चा ही बन जाएगा आने वाले कुछ समय में। तो ये भी प्लेसेंटा भी एक महिला के शरीर में बनता है। और उसके अलावा एक छोटा सा ब्लड लाइनिंग की टॉपिक है, छोटा सा, अभी उस पर भी आएंगे हम लोग। तो ये कुछ एक हमने बेसिक देखा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें लिखना क्या है। और उसके पहले एक छोटी सी बात, अंडाशय का एक काम तो हमने देखा, क्या काम था, सबसे पहला कि जो अंड कोशिका है उसको अपने अंदर रखना। दूसरा काम है इसका, 2 तरह के हार्मोन ये अंडाशय बनाता है, और वो हार्मोन्स कौन से हैं, एक तो है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन जैसा हमने नाम वहां पढ़ा था, कहां पे, नर जनतंत्र में। वहां क्या था, टेस्टोस्टेरॉन, जो कि मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, कहा मैंने सही था पर मैंने लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी थी उसको बोर्ड पर। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तो इसका क्या क्या काम है, ये किसके जैसा है, टेस्टोस्टेरॉन के जैसा है एस्ट्रोजन। ये एक स्त्री में जो किशोरी है, जो किशोरावस्था में आ रही है, उसमें वो जो परिवर्तन है ना, जैसे हमारे शरीर में क्या परिवर्तन है, पुरुषों के दाढ़ी आ रही है, मूछें आ रही हैं, आवाज भारी हो रही है, तो वैसे ही एक महिला के शरीर में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये क्या करता है, उनकी आवाज को पतला करता है, ये उनके अंदर सॉफ्ट फीचर्स लेकर के आता है, या ये जो है उनके सर के बालों को हो सकता है ज्यादा लंबा करता है, या हो सकता है उनके स्तन के आकार में वृद्धि करता है। तो उन गुणों को ये कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन। और जो प्रोजेस्टेरोन है ना, ये एक स्त्री को आप यूं समझो शॉर्ट में कि गर्भ धारण में हेल्प करता है। जब वो स्त्री एक बच्चे को अपने गर्भ में लाती है, उसको रखती है, तो ये उसमें बहुत तरह से सहायता करता है। लेकिन ये क्योंकि हमारे सिलेबस में ये वाले हार्मोन की चर्चा नहीं हुई है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ आपको नहीं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप सोच रहे हो कि सर ज़्यादा हो गया, अभी ये बताओ लिखना क्या है। चलो तो अपन लिखने की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास में, मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिकाओं का निर्माण अंडाशय में होता है। वह कुछ हार्मोन भी उत्पादित करती हैं। सबसे पहली बात हुई अंडाशय की, तो कोशिकाएं यहाँ पे हैं, अंड कोशिकाएं, और इनमें से कुछ हार्मोन भी निकलते हैं जिनका नाम यहाँ लिख रखा है अपन ने। अच्छा फिर क्या है, अंडाशय बादाम की आकृति के जननांग हैं। इनकी आकृति कैसी है, बादाम की आकृति, और इनकी आपको रियल फोटो भी हम लोग दिखा रहे हैं, मतलब काफी हद तक असली फोटो। तो जो वृक्कों के पास में स्थित होती है, ये एक और बात है, ये अगर आप शरीर में महसूस करने की कोशिश करोगे, मैं तो फिर ऐसे ऊंचा नहीं हो पा रहा, जहां किडनी होती है ना हमारी, उसके पास में है ये अंडाशय या ओवरीज। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास अगला पॉइंट, लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। जन्म के समय से यौवन आरंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। फिर 2 में से 1 अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। दोनों में से एक कोई सा भी अंडाशय क्या करेगा, हर माह एक अंड को परिपक्व करेगा और आगे भेज देगा। अच्छा फिर क्या होगा, तो महीन अंड वाहिकाओं अथवा फेलोपियन ट्यूब के द्वारा, ये बहुत पतली अंड वाहिका है, या इसको फेलोपियन ट्यूब बोल रहे हैं अपन ने, इसके द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं। गर्भाशय अपना यूट्रस। अच्छा ठीक है जी, फिर दोनों अंड वाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय कहते हैं। और गर्भाशय जो है ग्रीवा के द्वारा
या ग्रीवा से होते हुए, ये जो द्वार है ना, एक तरह से जाने वाला जो रास्ता है उसको ग्रीवा बोल रहे हैं। तो ग्रीवा से होते हुए योनि में खुलता है। यहां तक का हमने स्ट्रक्चर को समझा दिया खाली, और किसका, जैसे अंडाशय का थोड़ा सा काम बता दिया कि क्या काम है। क्लियर हुई यहां तक ये बात आपको? अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, अंड कोशिकाएं बनाने के अलावा अंडाशय 2 प्रकार के मादा हार्मोन भी सृजित करती है, जो कि क्या क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये नाम मैंने आपको बता दिया, शुरू में भी कहा था हालांकि हमने, फिर बाद में भी बता दिया इनके बारे में। तो इनमें से जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो स्त्रियों में किशोरावस्था के समय आने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। पुरुषों में कौन सा? टेस्टोस्टेरॉन, और स्त्रियों में कौन सा? एस्ट्रोजन। तो उसके अलावा जो प्रोजेस्टेरॉन है वो गर्भधारण में सहायता करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो गर्भधारण में सहायता करता है। क्रॉस क्यों बनाया मैंने? क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में अगर आपको नहीं भी पता रहता है तो कोई समस्या नहीं है। फिर उसके बाद है हमारे पास में मैथुन के समय। मैथुन के समय मतलब सेक्स या सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, या इसको हम कहें शारीरिक संबंध स्थापित करने के समय पर जो शुक्राणु हैं, ये शुक्राणु अपन ने यहाँ पर बनाए हैं, योनि मार्ग से स्थापित होते हैं, योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहां से ऊपर की ओर यात्रा करके अंड वाहिका तक पहुंचते हैं, जहां वे अंड कोशिका से मिलते हैं, या अंड कोशिका एग सेल से जहां पे जाके मिलते हैं। कहां पे? फेलोपियन ट्यूब में, या अंड वाहिनी में, या अंड वाहिका में। यहां से ये शुक्राणु चल करके जाते हैं और यहां तक पहुंचते हैं। वो मैंने आपको बताया था ना कि नर जनन तंत्र में, कि जैसे एक चींटी अगर एक ट्रेन के इंजन से उसके आखिरी बोगी तक जा रही है तो उसके लिए तो लगेगा 15-16 शहर तय करके जाएगी सफर। तो वैसे ये शुक्राणु इतने छोटे हैं, तो ये पहले तो कहां से निकले हैं? वृषण से, टेस्टिस से, है ना। फिर वहां से ये वास डिफरेंस से होते हुए और उसके आगे होके मूत्र मार्ग से होते हुए फिर एक स्त्री के शरीर में भी कहां से प्रवेश कर रहे हैं? योनि तक आ रहे हैं। फिर वो योनि से भी फिर निकल के फिर चल के जा रहे हैं। तो इनके लिए तो मतलब क्या हो गया? पृथ्वी से मंगल ग्रह। तो ऐसे फिर ये चल करके आगे जा रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, जहां ये अंड कोशिका से मिल सकते हैं। ये जो सकते हैं शब्द है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है। समझना क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार जो हर एक शुक्राणु है वो किसी न किसी अंड कोशिका से जाकर के मिले ही। क्यों? क्योंकि हो सकता है अंड कोशिका के बनने का समय कुछ और हो, या हो सकता है कि वो जो शुक्राणु है उनकी मोटिलिटी कम है, वो चल नहीं पाए, वहां तक पहुंच नहीं पाए। और यहाँ हो सकता है कि जब तक वो मिलते मिलते वो जो अंड कोशिका थी वो ऑलरेडी नीचे आ चुकी थी, तो उसके स्थापित होने के चांसेस जो थे वो खत्म हो चुके थे गर्भाशय में। तो इसीलिए यहां पर एक शब्द हमने काम में लिया है कि मिल सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब अगर यदि हम ऐसा मान रहे हैं कि जो प्रॉपर शुक्राणु है वो एक प्रॉपर अंड कोशिका से मिल चुका है, निषेचन हो चुका है, ऐसा मान रहे हैं, मतलब अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें, तो क्या कह रहे हैं हम, अब यदि शुक्राणु उपयुक्त अंड कोशिका से मिलकर निषेचन कर चुका है और युग्मनज बना चुका है, या युग्मनज बना लेता है, मिलता है और युग्मनज बोले तो जायगोट बना लेता है। जब अपन पादप के बारे में पढ़ रहे थे तब भी तो अपन ने जायगोट पढ़ा था ना। वहां पे भी क्या हो रहा था, एंथर से वो जो हमारे पोलन ग्रेन आ रहे थे ना, उसमें जो कोशिकाएं थी वो एक तरह से पुंकेसर से आने वाली थी, पुरुष वाली, और उधर मादा वाला जो हमारे पास में अंदर ओवरी थी वहां पर, तो वहां जाके मिल रहे थे। और वहां पर भी क्या प्रक्रिया हो रही थी? निषेचन की प्रक्रिया हो रही थी। या निषेचन क्या है? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से क्या बन रहा था? निषेचन से एक सबसे पहले जायगोट या युग्मनज, और फिर वो युग्मनज क्या बना रहा था? एम्ब्रियो बना रहा था। सही बात है। तो यहां पर भी हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक उपयुक्त शुक्राणु, उपयुक्त मतलब जो सही हो अपने आप में शुक्राणु, वो सही एक अंड कोशिका से जाकर मिले तो क्या होगा? निषेचन होता है, और निषेचन से हमारे पास में क्या बनता है? युग्मनज बनता है या जायगोट बनता है। अब हम कह रहे हैं तत्पश्चात यह निषेचित अंडा, ये अंडा जिसका क्या हो चुका है? निषेचन हो चुका है, विभाजित होकर कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचना या भ्रूण बनाता है। क्या कह रहे हैं? देखो, ये शुक्राणु
और प्लस ये अंड कोशिका, ये दोनों क्या बना रहे हैं, अगर मैं यहाँ बना के दिखाऊं तो ये दोनों हमें पहले तो क्या बनाए हैं, युग्मनज बना रहे हैं। और ये युग्मनज क्या है, निषेचित अंडा, ऐसे बना लो भले आप चाहो तो। और इसमें यूं मान लो कि ये जो शुक्राणु है ये अंदर आ गया है। आपके समझाने के लिए, ऐसा होता नहीं वैसे, इतना रफ डायग्राम नहीं होता। फिर इसके बाद क्या है, युग्मनज बन गया है, तो ये युग्मनज जो है और डिवाइड होगा 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 और एक गेंद जैसी संरचना, या जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, भ्रूण कह रहे हैं, भ्रूण को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बना लेता है। आई बात समझ में, भ्रूण बना लेता है। अब उसके बाद क्या है, भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। ये रहा गर्भाशय, इसमें भ्रूण स्थापित हो जाता है तथा जहां पर ये लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाएं, तथा अंगों का विकास करता है। ये फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही प्यारी फोटो है। इसमें आप समझ पा रहे होगे कि किस वक्त कौन से जो अंग हैं वो बनते हैं। ये बुक है मेरे पास, एक बायोलॉजी है, इस पर कुछ लिखा हुआ, बहुत प्यारे प्यारे डायग्राम्स हैं इसमें, पिक्चर्स हैं। एक माँ का जो शरीर है वो गर्भधारण और उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। खास रूप से स्ट्रक्चर होता है जहां पर एक बच्चे का जो है विकास हो सके। तो गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि शारीरिक संबंध स्थापित होगा या नहीं होगा। किशोरावस्था में आने के बाद क्या होता है, एक स्त्री के शरीर में जो गर्भाशय है उसको तो मन में ये रहता है कि हर महीने ही मेरे को तैयारी करनी है गर्भधारण की, एक बच्चे को बड़ा करने की, तो वो हर महीने ही तैयारी करता है। अब अगर ये जो सारी बात हमने की वो हुआ तो वो तैयारी काम की होती है, और वो नहीं तो वो सारी तैयारी वेस्ट हो जाती है। क्लियर है ये बात आपको? तो ये कैसे होती है तैयारी वो सुनो। इसकी आंतरिक परत मोटी होती जाती है। किसकी आंतरिक परत की हम लोग बात कर रहे हैं? गर्भाशय की। तो गर्भाशय की आंतरिक परत मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह से ये मोटी होती जाती है पूरी परत, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये पूरा रेड रेड जो मैं डार्क कर रहा हूं वो यहाँ पे भी, ये पूरी परत कुछ ज्यादा ही मोटी होती जाती है। सुनना ध्यान से। तो ये परत मोटी होती जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। शरीर से बहुत ज्यादा खून आता है, ताकि क्यों? क्योंकि भ्रूण है यहाँ पे। मानसिकता यही है ना, ये यही समझ पा रहा है यूट्रस इतना कि यहाँ पे भ्रूण है, भी इसको बच्चा बनाना है तो खून ज्यादा मंगा लो। फिर भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, माँ के खून से पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, जो कि एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, आकृति होती है, और जो कहाँ धसी हुई होती है, किसमें धसी हुई होती है? गर्भाशय की भित्ति में। गर्भाशय की भित्ति में जो प्लेसेंटा है वो धंसा हुआ होता है, यहाँ ऐसे। यह एक तश्तरी नुमा डिस्क के जैसी संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति में धंसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के उत्तकों में प्रवर्ध होते हैं। प्रवर्ध मैंने आपको बताया, प्रवर्ध मतलब आप समझो, जैसे ये मान लो मैं इस जगह को बता रहा हूं आपको, तो ये यहाँ है और यहाँ पे मान लो ये प्लेसेंटा है मान लो, तो यहाँ पे ये भ्रूण स्थापित हुआ है दीवार में, ये बड़ा हो रहा है, इसको मान लो ये भ्रूण है, ब्लू कलर से मैंने कर दिया इसको। तो यहाँ प्रवर्ध है मतलब ये निकली है, अंगुलियां निकली हुई हैं बहुत सारी। विलाय अगर आपको याद हो, या विलस जो है हम वहां पढ़े थे 6ठे अध्याय में, छोटी आंत में कहाँ पर होते हैं वो पढ़े थे अपन वहां पे। तो ये बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, यहाँ पे ये भ्रूण है। तो ये जो दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, आगे पीछे से 3D में इमेजिन करो आप इसको, तो हर तरफ से ये जो बाल जैसे प्रवर्ध है, मतलब आगे निकले हुए जैसे जो बाल जैसे छोटे छोटे नलकियां हैं, या यूं समझो नसें हैं एक तरह से, वो खून वून को लाके या बहुत अच्छी सारी चीजों को ला करके इसमें देते जाएंगे। बच्चा है ना, अभी उसको चाहिए सारी ताकत वाकत, तो उसको बड़ा करेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप नोटिस करोगे ना, इसमें भ्रूण की ओर तो उत्तक में प्रवर्ध होते हैं और मां की ओर उत्तक में रक्त स्थान होते हैं। ये भ्रूण की तरफ हो गया। दूसरी तरफ तो कौन है? मां। तो मां की ओर से क्या होगा? शरीर में रक्त स्थान होंगे, ऐसे बहुत सारे, ऐसी जगह होगी जहां पर खून है, बहुत सारा रक्त स्थान, ताकि ये प्रवर्ध है उनको सारों को घेर ले और बहुत सारा खून जो है, जो भी चाहिए उस बच्चे को पहुंचा पाए।
आई बात समझ में आपको ये? तो यह मां से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु बृहद क्षेत्र प्रदान करता है। बृहद क्षेत्र कौन प्रदान करते हैं? प्रवर्ध। ये हमें पता है कि मान लो अगर प्रवर्ध इस तरह से जुड़ रहे हैं बच्चे से जाकर के, टच कर रहे हैं उस एम्ब्रियो को, मान लो ये एम्ब्रियो है, तो क्या होगा कि यहां से भी खून जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। क्या होता है? क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ये हम पहले समझ चुके हैं, अगर आपने छठा अध्याय अच्छे से समझा है तो। इन प्रवर्धों के कारण क्या होता है? क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ये कहना चाह रहे हैं हम लोग, बस थोड़ा सा और है, बिल्कुल चिंता मत करो। तो विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। ये विकासशील भ्रूण है, तो इसमें भी मान लो कहीं श्वसन हो रहा है, या कहीं अगर मान लो उत्सर्जन जैसा कुछ हो रहा है, तो कचरा तो निकल रहा है, तो वो सारा फिर कचरा बाहर कैसे आता होगा? तो वो कचरा कैसे बाहर आता है? प्लेसेंटा के द्वारा ही आता है। तो जैसे यहां से यहां उस भ्रूण में क्या जा रहा है? सारा काम की चीज, ग्लूकोज, ऊर्जा के लिए खून जा रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, तो वहां से क्या क्या बाकी चीजें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कुछ नाइट्रोजन के अपशिष्ट हो गए, तो वो सारे इसी प्लेसेंटा से होकर के कहां पर आएंगे? उस मां के शरीर में आएंगे, फिर वो उस मां के शरीर से बाहर निकलेंगे। ये एक पॉइंट यहां पर अपने को नोटिस करना है। तो इस पॉइंट में हमने क्या लिखा है? विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान, मतलब जिनसे निजात पाने के लिए उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से मां के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। जिन्हें प्लेसेंटा में भेजा और फिर वहां से उसको मां के रुधिर में भेज दिया, और मां के रुधिर से फिर वो मां के शरीर में, किडनी में इधर उधर जाकर के अलग अलग हो जाएंगे सारे के सारे। फिर क्या है हमारे पास में? मां के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग 9 मास का समय लगता है। ये बात हम सबको पता है कि एक मां के शरीर में जो गर्भ है, जो बच्चा है, उसको पूरा बनने में लगभग 9 महीने लगता है। और उसके बाद जो है एक हमारे पास यहाँ पर वर्ड है, पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। गर्भाशय में पेशियों का लयबद्ध संकुचन होता है, मतलब उसको पुश करते हैं ना, तो कंटिन्यूअसली जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती हैं इसे, ताकि वो बच्चे को आगे पुश करके और बच्चे का जन्म होता है। तो चलो एक काम करते हैं, ये वीडियो को अपन थोड़ा यहीं रख रहे हैं। मेरे को यहाँ पे आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग बातें बतानी है। एक तो क्या इंटरेस्टिंग बात तो क्या है, ये हमारा टॉपिक ही है कि अगर मान लो शुरू में ही, जैसे यहाँ पे सारी तैयारी तो हो गई गर्भाशय में भ्रूण को रखने के लिए, जो भित्ति है वो मोटी हो गई, रुधिर बहुत ज़्यादा आकर के इकट्ठा हो गया, लेकिन मान लो अगर वहाँ पे निषेचन हो ही ना, फर्टिलाइजेशन हो ही ना, जो अंड कोशिका है वो शुक्राणु से अगर मिले ही ना, तो क्या? तो ये तो हमारा टॉपिक है, और वो टॉपिक क्या है दरअसल? वो है रजोधर्म, ये जिसको हम लोग बोलते हैं माहवारी, या अगर इंग्लिश में आप सबको ध्यान है तो हम लोग बोलते हैं पीरियड्स। तो ये रजोधर्म का है, जो माहवारी का टॉपिक है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे इस पर। और उसके साथ ही साथ मेरे को आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी कुछ एक चीज़ें बतानी है, वो भी अपन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। और एक आध इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊंगा। तो अभी जितना आप समझ पाए हैं समझें बहुत अच्छे से, वीडियो को फिर से देखें, अगर कोई डाउट है तो मुझे लिख कर भेजें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोस्तों से शेयर करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये जो सारे नोट्स हैं ये आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ जाकर के एप्लीकेशन पर टेस्ट भी दे सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री कंडक्ट होते हैं, और इन नोट्स को भी वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो कॉन्टैक्ट नंबर है आप लोगों के पास, कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।